राठौर आपके लिए जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका हमने माइंड मैप कर लिया है और चैप्टर तो आपने पढ़ ही लिया है, एमसीक्यूज भी हमने कर लिए हैं। तो अब हम इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इन पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है, मतलब लॉटरी लग जाएगी अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। सबसे पहला एक जो क्वेश्चन है, और स्पेशल ये बात कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो थोड़े से हटके हैं, कुछ हमने जो नहीं किए हैं, किए इन द सेंस कि हमने उसको ऐसे क्वेश्चन वाइज नहीं किया है, चैप्टर के अंदर तो है ही। तो चलिए पहला देखिए, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। जो जन्मजात प्रतिरक्षा है और सहज यानी कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में हमें देखना है। एक्टिव जिसको हम बोलते हैं कि इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो जन्म के समय ही उपलब्ध हो जाती है इननेट वाली, जिसको हम जन्मजात भी कहते हैं, ये जन्म से हम में होती है। और जबकि उपार्जित वाली हम उपार्जित करते हैं, मतलब कि उसे अर्जित करते हैं बाहर से, तो इसे उपार्जित कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ, इसमें क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ये जो भी बैक्टीरिया, जैसे ही आप जन्मे, जैसे जैसे आप बैक्टीरिया या किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएंगे, आपके अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल है, वो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आपको फर्स्ट सर्दी हुई आपके जन्म होने के बाद, तो अब ये जब भी आपको सर्दी होगी तो आपके अंदर उसके एंटीबॉडीज रहेंगे, तो ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये नॉर्मल चीजों के लिए होती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। मान लो आपको मलेरिया हो गया, मान लो कोई बैक्टीरिया जैसे कोरोना आया था अभी, तो भाई आपके अंदर क्या हो जाएगा, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी रहेंगे, वो उसी पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया के एंटीबॉडी हो गए तो वो आपको डेंगू में भी मदद करेंगे, या आपके अंदर मलेरिया के एंटीबॉडी आ गए तो वो आपको एड्स में भी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक होते हैं ये एंटीबॉडी, सारे कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और अगर आप वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो वो भी स्पेसिफिक होगा, क्योंकि एक्वायर्ड के अंदर ही हम वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एंटीजन से पूर्व समान आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जब तक आपके कोई बैक्टीरिया कांटेक्ट में आएगा तभी आपके अंदर एंटीबॉडी, कुछ एंटीबॉडी आपको जन्मजात मिले हुए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि मदर मिल्क से हमें IgA मिलता है, तो वो मदर मिल्क से आता है। एक है IgD जो प्लेसेंटा क्रॉस करके आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें जन्मजात मिलती है, ये पहले से हमारे अंदर है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी बैक्टीरिया के या किसी रोगाणुओं के शरीर में आने पर ही हमें क्या मिलती है, उसके प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न होती है या हमारे इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है। इधर क्या है, रोग जनक से प्रत्येक के सामने समान रहती है, अर्थात स्मृति कोशिकाएं नहीं होती, इनमें मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगी। जैसे एंटीबॉडी G आपको मिला हुआ है, A मिला हुआ है, वो जन्म से है, तो उसके एंटीबॉडी आपके पास पहले है, लेकिन मेमोरी सेल्स नहीं बनती क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक हो तो मेमोरी सेल बने, यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनती है। बी की दो प्रकार की सेल्स होती है, एक बी मेमोरी और एक बी प्लाज्मा, जो कि एंटीबॉडी बनाती है। तो बी मेमोरी का क्या काम होता है, वो उसकी मेमोरी तैयार करके रखती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मलेरिया हुआ, नेक्स्ट टाइम डेंगू आया, तो वो और ज्यादा फास्ट तरीके से क्या करेगी, उससे लड़ाई करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली अनुक्रिया होने के बाद आपकी क्या हो जाती है, मेमोरी तैयार हो जाएगी उसकी। रोगजनक से हुआ प्रथम सामना अपेक्षाकृत धीमा होता है, पहले आपको टाइम लगेगा उससे बाहर निकलने के लिए, उस बीमारी से प्रदर्शित करता है। बाद में हुआ सामना तीव्र व त्वरित होता है और द्वितीयक अनुक्रिया पैदा करता है, क्योंकि आपकी मेमोरी आ गई है। पहली बार मलेरिया आपको 20-15 दिन 2 महीने चला था, अब मान लो आपको सेकंड टाइम मलेरिया हुआ है तो आप उससे जल्दी रिकवर हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास पहले से स्ट्रेटेजी तैयार है कि मलेरिया से कैसे लड़ना है, आपकी मेमोरी सेल्स को पता है कि क्या हमें करना है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये सक्रिय व निष्क्रिय से भिन्नता नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है एक्टिव है या इनएक्टिव है या पेसिव है, ये नॉर्मल है क्योंकि जन्मजात है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पेसिव। यानी कि एक्टिव जिसे हम सक्रिय कहते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया के बॉडी के आने की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी आ जाते हैं। और पैसिव में क्या होता है, निष्क्रिय वाली में हम बने बनाए एंटीबॉडी देते हैं, जैसे कोई दवाई दे रहे हैं,
कोई एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना हम, तो रेडीमेड एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, हम दवाइयां ले रहे हैं, तो 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की नहीं है क्योंकि ये तो जन्मजात है। तो ये कुछ अंतर है जो आपको काम आएंगे एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आ चुका है, तो भाई आपके पास क्या रहेगा, एक प्रिपरेशन रहेगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट है कि सक्रिय और निष्क्रिय में क्या अंतर है। अभी जस्ट हमने बोला कि जो उपार्जित वाली होती है वो 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। उसमें क्या अंतर है, तो उसमें ये अंतर है, अभी जस्ट मैंने कहा एक्टिव वाली में क्या होता है कि एंटीबॉडी का विकास व्यक्ति के शरीर में होता है और संक्रमण द्वारा अथवा टीकाकरण से होता है। अगर आपको कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया तो आपकी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करेंगी, उसकी एंटीबॉडी बनाएंगी। या आपको मरा हुआ, टीकाकरण में क्या करते हैं, मरे हुए प्रोटीन, मरे हुए बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटीन को डालते हैं, तो वो बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके उसके एंटीबॉडीज बनाता है। उसको हम क्या करते हैं, हम बेवकूफ बनाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। ऐसे मैंने आपको समझाया था कि आप अपने इम्यून सिस्टम को डराते हैं कि वायरस आ गया है, तो भाई वो क्या कर लेता है, उसके लिए एंटीबॉडी बना लेता है, ताकि जब असली वाला आए तो वो उसके लिए रेडी रहे। तो यहाँ पे ये सक्रिय वाली है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जो निष्क्रिय वाली होती है, उसमें बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से डाले जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जैसे पेनिसिलिन खा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन खा रहे हैं, नॉर्मल आप पैरासिटामोल खाते हैं, सुना हुआ सा नाम है, तो किसी अन्य जीव के शरीर में विकसित हुई एंटीबॉडी के मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कराने से विकसित होती है। जैसे कि अगर हमें सांप काट जाता है तो हम इतना वेट थोड़ी करेंगे, हमारी बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। आपको तुरंत क्या दिया जाता है, एंटीवेमन दिया जाता है। सांप को, जहर को काटने के लिए एंटीबॉडी बाहर से डाले जाते हैं। ये एंटीबॉडी बनाए कहाँ गए हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि सांप के जो जहर होता है उसको घोड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। ऐसा डालने से घोड़े के अंदर एंटीबॉडी आ जाते हैं। उन एंटीबॉडी को निकाल के हम दवाई की फॉर्म में रख लेते हैं, ताकि किसी को काटे तो वो एंटीबॉडी डाल दे। तो ऐसा उसमें किया जाता है। उदाहरण, यहाँ पे तो उदाहरण लिखना नहीं है, लेकिन अगर जनरली आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरे के शरीर में बने हुए, घोड़े के शरीर में एंटीबॉडी बने हुए थे, वो आपको डाले गए, या बाहर किसी कवक या बैक्टीरिया से एंटीबॉडी बनाए गए थे, जैसे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा, हम बना सकते हैं, तो वहां से आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डाले जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या करता है, इसको समय लगेगा क्योंकि ये प्राथमिक है। पहली बार बैक्टीरिया आपके कांटेक्ट में आया है, पहली बार आपको वो वायरस या उसका टीकाकरण दिया गया है, तो भाई वैक्सीनेशन दिया गया है, तो अब धीरे धीरे आपके बी लिम्फोसाइट जागेगी, टी लिम्फोसाइट उसको बताएगी, है ना, फिर एंटीबॉडी बनेंगे। तो धीमी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तुरंत आएगी क्योंकि आप बने बनाए एंटीबॉडी दे रहे हो, कुछ काम करना ही नहीं है। एंटीबॉडी सीधे ब्लड में जाएंगे, एंटीजन को मार देंगे। यहाँ पे तो टाइम लगेगा भाई बनने में, ठीक है। इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है क्योंकि यहाँ पे मेमोरी तैयार रहेगी। भाई बैक्टीरिया के आने से या वैक्सीनेशन से बी सेल्स ने अपनी मेमोरी तैयार करके रखी हुई है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा दिन तक चलेगी। आपके पास मेमोरी तैयार है, दूसरी बार आया भी तो आप लड़ लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कुछ समय तक रहेगी क्योंकि आपने रेडीमेड डाले हैं ना, रेडीमेड एंटीबॉडी डाले हैं, कोई मेमोरी तो है नहीं। जब तक एंटीबॉडी की लाइफ रहेगी तब तक वो एंटीबॉडी चलेंगे। जैसे कई वैक्सीन, जैसे हम बोलते हैं टिटनस वाला जो हम टीका लगाते हैं, वो हम कहते हैं 6 महीने तक ही रहता है ना। 6 महीने बाद आपको फिर से अगर कुछ कट गया है या तो आपको फिर से टिटनस का जो है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो 6 महीने वैलिड है। ऐसे कोरोना के लिए भी बोला था भाई कि ये साल भर या 6 महीने या जो है इतनी ही वैलिडिटी है, फिर आपको वापस लगाना पड़ेगा। तो ये इनकी क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडी है, जितने दिन जिंदा रहेगी उसके बाद वापस आपको वैक्सीनेशन करवा या एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी। क्योंकि वैक्सीनेशन दोनों प्रकार का होता है, एक तो मरे हुए चीजों को भी डालते हैं, वो तो सक्रिय में आ जाएगी, लेकिन एक और वैक्सीनेशन होता है जिसमें हम एंटीबॉडी डालते हैं, तो वो वाले एंटीबॉडी आपको वापस डालने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये हानि रहित होती है, कोई हानि नहीं हो रही है इसमें।
आपके एंटीबॉडी डेवलप हो रहे, लेकिन यहाँ पे हो सकती है क्योंकि एंटीबॉडी अन्य जंतु के शरीर में विकसित हुए हैं। घोड़े से आपने एंटीबॉडी डाले, मान लो उसके एंटीबॉडी आपको सूट नहीं हो रहे, आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। वो हमने पढ़ा था ना, इम्यून डिसऑर्डर पढ़े थे, जिसमें हमने बोला था हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो सोचती है कि ये मेरी सेल का नहीं, उसको मारना शुरू कर देती है। तो ऐसा हो सकता है। अंत कभी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, आपकी बॉडी हो सकता है उसको एलर्जी हो जाए, आपको उससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो ये इसमें हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, आ सकता है, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है जो हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम में भी किया है, चैप्टर 8 का जो माइंड मैप था, वहां पे भी मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाओ, तो बना लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, ये एंटीजन को बांधने के स्थल है, बहुत सिंपल 3-5 नंबर के अंदर आया हुआ है, तो देखें जरा। ये लघु वाली लिख लेंगे, ये बॉन्ड कौन से हैं, इसमें सल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इसके बारे में लिख लेंगे। तो ये है प्रतिरक्षी अणु का सुव्यवस्थित नामांकित चित्र, ठीक है। एंटीबॉडी का प्रतिपिंड बोले, प्रतिरक्षी बोले, एंटीबॉडी बोले, तीनों नाम आपको ध्यान रखने, ठीक है, बना लेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ चलें अगर हम, तो हमारे पास है कि ऐसे दो अंगों के नाम लिखिए जिसमें अपरिपक्व लिम्फोसाइट का भिन्नन होता है, ठीक है। आपको ऐसे दो नाम लिखने हैं जहां पे क्या होता है भाई, अपरिपक्व लिम्फोसाइट, मतलब कि इमैच्योर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। कहां होते हैं, देखो सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स भी, डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है भाई लिम्फोसाइट, सब बोन मेरो में बनते हैं, लेकिन उनके परिपक्वन की स्थिति अलग हो सकती है। या तो वो बोन मेरो में ही मैच्योर हो जाए, तो ऐसे लिम्फोसाइट को हमने बी लिम्फोसाइट कहा था। अगर ऐसे लिम्फोसाइट जो थाइमस में होते हैं तो हम उसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। पक्षियों में बी लिम्फोसाइट बुर्सा और फिब्रेसी के अंदर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई अपरिपक्व लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होते हैं, भिन्नता होते हैं, मतलब कहां परिपक्व होते हैं, परिपक्व कहां होते हैं ये बताना है आपको। कहां होते हैं, अस्थि मज्जा और थाइमस में। और यही हमारे क्या है, ये हमारे प्राथमिक लसिकांग भी है, याद है ना आपको, प्राथमिक लसिका अंग। माइंड मैप तो देख ही चुके होंगे इस चैप्टर का। किसी एक रिट्रोवायरस का नाम लिखिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बता देंगे बिल्कुल। रिट्रोवायरस क्या कहते हैं, इसी का नाम क्या है, पश्य वायरस है, पश्य विषाणु, बिल्कुल। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई जगह पे पश्य विषाणु के नाम से बोला हुआ है। पश्य विषाणु को ही रिट्रोवायरस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको रिट्रोवायरस, क्योंकि इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है, और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होने की वजह से पहले इसको क्या करना पड़ता है, पहले इसको डीएनए बनाना पड़ता है, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है इसको, और इसीलिए इसको रिट्रोवायरस कहते हैं। ऐसे वायरसेस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, फिर से सुन लेना, ऐसे आनुवंशिक, इसको रिट्रोवायरस क्यों कहते हैं, ऐसे वायरसेस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है वो रिट्रोवायरस कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनको पहले डीएनए बनाना पड़ेगा, और फिर डीएनए से अपना जो एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से अपना जो प्रोटीन है वो बनाना पड़ेगा। यही हमें वो डायग्राम में भी बनाना है, जो एड्स वायरस के डायग्राम दिया हुआ है पश्य विषाणु का, उसमें भी यही चीज है, बस थोड़ा सा उसको ब्लॉक फॉर्म में दिया हुआ है। तो एचआईवी वायरस लिख देंगे, इसकी फुल फॉर्म भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मलेरिया परजीवी के उस रूप का नाम लिखिए। आपको यहाँ पे बताना है, जो जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने। पहला है मानव शरीर में तथा मादा एनाफिलीज के शरीर में प्रवेश करता है।
आपको वो बताना है जो मलेरिया का उस फॉर्म के बारे में बताना है जो पहले या तो मानव शरीर में किस फॉर्म में प्रवेश करता है और मच्छर में किस फॉर्म में प्रवेश करता है। तो मानव का तो स्पेशल है कि मानव में तो वो कैसी फॉर्म में जाता है, स्पोरोजोइट फॉर्म में जाता है, जो कि मच्छर के लार्वा या लार के अंदर होता है। ठीक है, लार के अंदर होता है। जब मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइट्स कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं, मनुष्य के अंदर चले जाते हैं। और मच्छर के अंदर किस फॉर्म में जाता है, तो जब मच्छर ह्यूमन को काटते हैं तो वापस उनके ब्लड के थ्रू जो होता है जो लार्वा होता है मच्छर का, वो कहाँ चला जाता है, लार्वा होता है प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ चला जाता है, एनाफिलीज के अंदर चला जाता है। तो एनाफिलीज के अंदर किस फॉर्म में जाता है, तो हमने कहा था युग्मक या तो बन गए होते हैं तब जाता है, गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर जाता है। अब इसमें दो है, या तो कुछ बुक्स कहती हैं कि दोनों सिचुएशन हो सकती है कि गैमेट फॉर्म में जाता है और मच्छर के अंदर उनका निषेचन हो जाता है। कुछ बुक्स ये कहती है कि गैमेट मच्छर के अंदर जाकर ही बनते हैं। तो दोनों ही चीजें हम तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे कि गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर मच्छर के अंदर जाता है। वो आपको अगर साइकिल पूरा क्लियर है तो आप इसको कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, उन परपोषियों के नाम लिखिए जिनके भीतर मलेरिया परजीवी का क्रमशः लैंगिक व अलैंगिक जनन होता है। माइंड मैप के अंदर भी मैंने कहा था कि मनुष्य के अंदर अलैंगिक होता है। आपको वो स्टेजेस बतानी है, वो चीजें बतानी है कि अलैंगिक जनन मच्छर का कहां होता है और लैंगिक जनन किस परपोषी के अंदर होता है। मच्छर द्विपरपोषी है, परपोषी। ठीक है, मलेरिया का जो परजीवी है, नाम तो पता है ना इसका, प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है, द्विपरपोषी है, दो में अपना चक्र पूरा करता है, मनुष्य और मच्छर के अंदर। मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन कंप्लीट करता है और इसको कौन सा कहते हैं, इसका प्राथमिक परपोषी कहते हैं। मनुष्य को कौन सा कहते हैं, प्राथमिक परपोषी। और लैंगिक चक्र कहां पूरा करता है, मच्छर के अंदर। मच्छर में भी स्पेशल, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर, तो उसको हम लैंगिक चक्र कहते हैं। और सेकेंडरी या द्वितीयक प्रकार का परपोषी कहते हैं। तो दोनों लिख देंगे। फिर है मानव में मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट करने के लिए उत्तरदायी टॉक्सिन का नाम लिखिए और यह रोग लक्षण आवृत्ति प्रकार क्यों हुआ करते हैं। अब आपको यह बताना है कि कौन से टॉक्सिन के रिलीज होने की वजह से मानव में लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं मलेरिया के। फिर से वही मैंने वहां पे आपसे कहा था, हीमोजोइन आता है, Fe रिलीज होने लग जाता है, वो फट जाती है आरबीसी, है ना। बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन खा लेता है प्लाज्मोडियम, तो वो हजम नहीं कर पाता उसको। प्रोटीन तो हजम कर लेता है, आयरन सब्सटेंस नहीं कर पाता, फिर वो फट जाती है और एक टॉक्सिन पदार्थ निकलता है जिसके बारे में हमने माइंड मैप के अंदर भी मैंने लिख के दिया है, हीमोटॉक्सिन। उसकी वजह से हमें फीवर आने लगता है और मलेरिया के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आरबीसी के अंदर भी आया हुआ है, सीबीएसई के अंदर भी आया हुआ है और एक बार यूपी के अंदर भी आया हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग टाइप में कि भाई टुकड़े टुकड़े करके आपको 5 नंबर दे दिए, एक बड़ा 5 नंबर नहीं देके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस दे दिए तो हो गए 5 नंबर। और इजी भी रहता है, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से फायदेमंद होते हैं आपके लिए, कम में आपका फायदा हो जाता है। ठीक है, ये आंसर्स हैं। तो हमने कहा मनुष्य में स्पोरोजाइट के अंदर जाता है, मच्छर के अंदर लैंगिक अवस्था में गैमेटोसाइट होती है। ठीक है, गैमेटोसाइट की फॉर्म में जाता है मच्छर के अंदर। लैंगिक चक्र अलैंगिक चक्र मनुष्य में पूरा करता है, लैंगिक चक्र मादा एनाफिलीज में करता है और इसको हम प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक परपोषी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और मच्छर को हम कहते हैं द्वितीयक परपोषी। प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया था कि जनरली प्राथमिक परपोषी उसे कहा जाता है जिसके अंदर लैंगिक जनन पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम मनुष्य को प्राथमिक बोल रहे हैं जबकि अलैंगिक जनन पूरा कर रहा है। तो ये इसीलिए स्पेशल भी है।
टॉक्सिन कौन सा है? वही हीमोजोइन। ठीक है, अब ये आवर्ती क्यों है? आवर्ती का मतलब जो हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये आवर्ती क्यों है? आवर्ती का मतलब होता है रिकरेंट, बार बार क्यों ये प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल मनुष्य के अंदर बार बार क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको पता है वो एक बार किसी आरबीसी को खाता है, फिर उस आरबीसी से दूसरी आरबीसी पे अटैक करता है, फिर उससे तीसरी पे, इस तरह वो सारी जो आरबीसी उसके कांटेक्ट में आती रहती है, प्लाज्मोडियम उन पे अटैक करता रहता है। तो वही ये रिकरेंट चलता रहता है, उसका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में परजीवी के गुणन के कारण या उसके बढ़ने के कारण उनका फटना तथा विषाक्त पदार्थ की मुक्ति, उसके कारण रोगी को कपकपी लगती है, यही हीमोजोइन। ये देखो आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये आपके माइंड मैप में भी सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें माइंड मैप के अंदर डाल रखी है, उसको जरूर देखें। वन शॉट जो है बिल्कुल लंबा होता है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। माइंड मैप थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद इसलिए भी है कि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाता है उसके अंदर और सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, बुखार आता है नियमित अंतराल, जैसे कि 42 से 72 आवर्स के अंदर बार बार उसको बुखार आने लग जाता है, मलेरिया का लक्षण है ये, इसीलिए हम बोल रहे हैं रिकरेंट है, आवर्ती होती रहती है उसमें। बुखार आया फिर उतरता है, फिर बुखार आता है, फिर उतरता है, फिर बुखार आता है, इसको बोलते हैं आवर्ती, बार बार चीज होता है, पीरियोडिक रूप से होता रहता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आरबीसी पे अटैक कर रहा है, आरबीसी पे अटैक करता है, वो खा लेती है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मोडियम, आरबीसी को फाड़ देती है, हीमोजोइन मुक्त कर देती है, फीवर आने लगता है। फिर दूसरी आरबीसी पे जाती है, फिर खाती है, प्लाज्मोडियम हीमोग्लोबिन को खा लेती है, फिर पचता नहीं है, फिर फटती है, फिर आवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है, क्योंकि प्रत्येक बार परजीवी में गुणन होता है, बार बार ये प्रोसेस हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, एक चक्र पूरा होता है। चक्र में अवधि प्लाज्मोडियम प्रजाति पर निर्भर करती है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजाति हमने देखी थी, प्लाज्मोडियम फाइलेरिस है ना, मेलिफेरा, तो ये सारी जो चीजें हैं तो आपको ध्यान रखनी है कि अलग अलग प्रजाति में अलग अलग होता है। एनाफिलीज अलग करेगा, ठीक है, दूसरी प्रजाति होगी तो वो अलग करेगी, तो सबका साइकिल अलग अलग है, लेकिन हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। वैसे प्रजाति पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आपको लिखा दिए, एक बार उसको माइंड में रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। मानव में टाइफाइड पैदा करने वाले रोगजनक का नाम बताओ। बता देंगे, टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया और टाइफाइड तो बार बार, एक मलेरिया, एक टाइफाइड और एड्स, इन पे 3 पे पक्के क्वेश्चन आते हैं, चाहे 1 नंबर का ही आए, लेकिन आता जरूर है, ये कहीं ना कहीं पूरे पेपर में आपको मिल जाएगा। और स्पेशली टाइफाइड पे तो ये क्वेश्चन फिक्स हो गए, जिस भी पेपर में मैं देखती हूँ ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे बिहार का हो या यूपी का हो। ठीक है, तो क्या है भाई, टाइफाइड कौन पैदा करता है, जनक कौन है इसका? तो साल्मोनेला टाइफी है। टेस्ट कौन सा करते हैं इस पे? विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, परीक्षण। इसका रोगजनक मानव शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, यानी कि फैलता कैसे है, ये कैसे फैलता है भाई? यह जल जनित होता है, पानी, खराब दूषित पानी, मल, उससे फैलता है। जीवाणु रोगी के मल के द्वारा भी होता है। संदूषित खाद्य पदार्थों और जल के सेवन से शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, उसका नाम लिखिए भाई, ये क्या है? इसके नैदानिक रोग लक्षण लिखिए और गंभीर मामलों में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है उसका भी नाम बताना है। बताया था आपको नाम, ये भी हमने माइंड मैप के अंदर किया है। प्रभावित अंग सबके लिखे हैं हमने। इसमें क्या प्रभावित होता है? ज्यादा आपकी आंत प्रभावित होती है, आंत पे इफेक्ट करता है, फिर उसके अंदर जाके उसमें छेद वेद कर देता है ना, ब्लड भी निकलने लग जाता है, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो आंत पे जनरली ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। मेन पार्ट तो इसका आंत ही है, स्टमक है, अमाशय हो गया। ठीक, उसका नाम लिखना है तो हमने लिख दिया कि किसको किसको ये गंभीर रूप से। लक्षण आपको पूछे तो लक्षण क्या है? उल्टी, उल्टी होती है ना, डायरिया भी हो जाता है कई बार, पेट में दर्द होता है, ऐसे लक्षण होते हैं इसके अंदर। तो ये आपका पूरा टाइफाइड वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि एड्स रोग
का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन करना है। आपको बताना है भाई क्या होता है, कैसे होता है। बताओ रोगजनक का नाम क्या है, बता देंगे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। रोगजनक कौन है इसका, HIV, फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे एग्जाम के अंदर। रोग की पुष्टि का परीक्षण किससे करते हैं, एलिसा टेस्ट से करते हैं। रोग के 4 प्रमुख लक्षण बताओ, क्या क्या होता है। एक तो आपको इम्यूनिटी कम हो जाएगी, प्रतिरक्षा कम हो जाएगी, प्रतिरक्षा में कमी, शॉर्ट में लिख रही हूं यहां पे मैं, आप पॉइंट बना के लिखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, आप हर थोड़े दिन में बीमार हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी हो जाएगी, आपको सर्दी जुकाम बार बार होगा। सर्दी जुकाम बार बार होगा। तीसरा क्या हो सकता है, आपका वजन कम हो जाएगा, वजन में कमी, बिना किसी कारण से आप अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं फिर भी आपका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है कि आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन भी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, पतले हो जाए। आप वजन कम होगा तो ऑब्वियसली पतले हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बार बार बीमार होंगे, ये सारे लक्षण है। स्पेसिफाई करके आपकी बुक के अंदर कोई लक्षण नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एड्स आपको पता है इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है, इसमें यही होता है, बुखार आने लग जाता है, बुखार भी लिख सकते हैं, फीवर आता है इसके अंदर हर थोड़े दिन में, पर ये जरूर लिखना है क्योंकि ये चीजें रिपीटेड होती रहती है, हर थोड़े दिन में बुखार आने लग जाता है, बार बार आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, रोकथाम के 4 उपाय तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, एनसीईआरटी तो क्लियरली लिख रही है कि एड्स का तो कोई उपाय है ही नहीं, पहली लाइन तो यही है, यह एक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी है, लाइलाज का मतलब इसका कोई इलाज है नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों ही पूछा है, वो तो ये आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैंने लिया है, बोर्ड के अंदर आया हुआ है, आरबीएससी के अंदर। अब एनसीईआरटी ने ही 4 उपाय नहीं दिए, एनसीईआरटी तो एक लाइन में खत्म कर रही है कि भाई इसका कोई उपाय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप एंटीबायोटिक दे सकते हो। फिर ये 4 उपाय क्यों पूछे गए हैं तो हम लिख देते हैं हमारे हिसाब से। देखो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक यूज कर सकते हैं। इसका एक नाम मैंने आपको लिखा हुआ है AZT, ज़ूडोविडुइन। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है, एडिनोडाइएथिलीन ये लिखाया हुआ है, AZT शॉर्ट में, फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ये लिख दें। एक क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए हम जीन थेरेपी का यूज अभी चालू है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जीन थेरेपी और आनुवंशिक चेंज का यूज करके 1-2% लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो भाई फ्यूचर की हम जरूर लिख सकते हैं, अभी ये हर जगह अप्लाई नहीं है, लेकिन हम जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं, इस पे जीन चेंज कर दें। जीन थेरेपी से अच्छा मैं यहाँ पे जो लिखना चाहूंगी वो रहेगा आनुवंशिक फेरबदल। आनुवंशिक फेरबदल कर सकते हैं आप। ठीक, और क्या कर सकते हैं, और अभी तक जो हम यूज करते आ रहे हैं चीजें, मीन्स कोशिश कर रहे हैं एड्स को करने की, तो उसके अंदर हम कई जगह पे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ा सकते हैं, प्रतिरक्षा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो उपचार तो नहीं है, सिलेबस में दिए भी नहीं है आपके, और है भी नहीं वैसे तो। देखो CRD करके कोई टेक्निक भी चल रही है, CRD 51, 21 ऐसी, पर हमें दिया ही नहीं है, और क्यों ही लिखे हम, और एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया। अब कुछ 4 लिखने दे तो हम लिख देते हैं। मेटास्टेटिस का क्या मतलब है और व्याख्या कीजिए। जब पहले एनसीईआरटी बोल रही है कोई इलाज ही नहीं है, आपको बस इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, आप थोड़े दिन तक जिंदा रह सकते हो, यही कर सकते हो। ठीक है, मेटासिस्टिस का क्या मतलब है और व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेटासिस्टेसिस बताया था आपको, कैंसर के अंदर की जो कोशिकाएं होती है उनमें मेटास्टेटिस होता है। क्या होता है मेटास्टेटिस, कि वो एक जगह पर रहती नहीं है।
ठीक है, वो ब्लड के साथ जो ट्यूमर की सेल्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और जहां पे भी वो जाएंगी वहां पे कैंसर फैलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। ये बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर ही क्यों, क्योंकि वो बेनिग्नेंट में तो होगा नहीं, सुदम वाले में तो होगा ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि कैंसर है भी नहीं, वो तो एक जगह रहता है, वहीं पे अगर आपको सर्जरी करा के निकाल दो तो वो खत्म हो जाता है, फैलता नहीं है। वो मैलिग्नेंट वाला फैलता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर नियोप्लाज्म की कोशिकाओं के एक स्थान से रक्त व लिम्फ के साथ नए नए स्थानों पर फैलने की प्रवृत्ति मेटास्टेसिस कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल। कैंसर के इसी गुण ने इसे बाद की अवस्थाओं में जटिल व गंभीर बीमारी बना दिया है। सिर्फ यही वाला फैलेगा इसीलिए क्योंकि इसी में मेटास्टेटिस होता है। ठीक है, सुदुम वाले में, ये इसका हिंदी क्या है, दुर्दम है, उसका सुदम है बेनिग्न का। ठीक है, मैलिग्नेंट वाले में ही, और इसकी जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह से, मेटास्टेटिस तो इसका गुण है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पे ये जो दिया हुआ है, पश्च विषाणु की प्रतिकृति का चित्र बनाना है। अभी ये आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये वाला, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, वही है कि एड्स रेट्रोवायरस है, उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा। जैसे ये एड्स का वायरस है, ये आया, इसने अटैक किया ह्यूमन पे और अपना आरएनए डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर आरएनए, डीएनए तो है नहीं। आरएनए डाला, आरएनए ने क्या किया, सबसे पहले आरएनए क्या करेगा, इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और डीएनए बनाएगा, तो ये डीएनए बन गया। ये डीएनए मनुष्य के केंद्रक में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उससे मिल जाएगा और मिलके अपना एमआरएनए बनाएगा और फिर एमआरएनए से अपनी प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन से फिर वायरस की कॉपीज बनेगी, क्योंकि वायरस को बनाने के लिए भाई उसके खोल का प्रोटीन तो बनाना पड़ेगा ना। अगर वृद्धि करनी है वायरस में तो प्रोटीन के खोल बनाने के लिए प्रोटीन बनानी पड़ेगी। प्रोटीन किससे बनती है, एमआरएनए से। ये एमआरएनए नहीं बना सकता जब तक कि डीएनए नहीं हो इसके पास, तो पहले ये डीएनए बनाएगा, फिर हमारे यानी कि इंसान के डीएनए से मिल जाएगा, मिलने के बाद हमारे ही चीजों का यूज करके ये प्रोटीन बनाएगा और फिर अपनी कॉपीज बना लेगा। अब इसको कैसे बना सकते हो, सिंपली और एक और तरीका क्या बता दो, ऐसा वायरस बता दो। देखो ये गोल होता है ये वायरस, अच्छा और बनाना चाहते हो तो, है ना। ये एड्स का वायरस है, फोटो तो देखा ही है। ये एमआरएनए है, आरएनए है, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। इसको ह्यूमन सेल पे अटैक करवा दो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ह्यूमन सेल बना दो, मनुष्य सेल, कोशिका लिख देना। इसने क्या किया, अपना ये ट्रांसफर कर दिया अंदर, अटैक कर दिया। ये क्या है, आरएनए है। आरएनए से क्या बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हम इस बात पे डिस्कस करके आए हैं, एड्स वाला जो टॉपिक था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये क्या बनाएगा, ये डीएनए बनाएगा। डीएनए बना, इस डीएनए को किससे डालेगा भैया, ये हमारी सेल का जो डीएनए है, जो मैं अब ग्रीन बना देती हूँ, ये हमारी सेल का डीएनए है। इससे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको ऐड करवाना है अभी। इससे क्या कर दिया, इसने जोड़ दिया। यहाँ पे लिख दो परपोषी। परपोषी कौन है इसका, मनुष्य। परपोषी के डीएनए से जुड़ना, ये जुड़ गया। अब क्या करेगा, सारा प्रोसेस करेगा, मीन्स प्रोटीन बना लेगा अपनी। एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से खोल बन जाएंगे इसके, और डीएनए की कॉपी भी बनाएगा इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसक्रिप्शन और फिर
ट्रांसलेशन यानी कि अनुलेखन, अनुवादन और फिर खोल बनाएंगे, है ना, और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। फिर सेल को फाड़ देगा और बाहर निकल जाएगा। ये रहा एड्स वायरस मुस्कुराता हुआ, खुश है ये अपने परफॉर्मेंस से। चलो नेक्स्ट है अल्कोहल ड्रग के कुप्रभावों की, हानि प्रभावों की सूची बनाई। ये हमने भाई जो मॉडल पेपर किया है एमपी वाला, उसके अंदर काफी अच्छे से मैंने पॉइंट बना के किए। आप वहां से भी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है इसको, तो क्लास भी देख सकते हैं। क्लास के अंदर भी हमने अल्कोहल के अच्छे से पॉइंट वाइज पहले तो लिखे हैं, फिर दुर्गामी भी लिखे हैं हमने, लॉन्ग टर्म भी लिखे हैं। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आपका देखा हुआ है सब कुछ। तो अल्कोहल के जो प्रभाव है वो अत्यंत बर्बादी व्यवहार हो जाता है ना, बर्बरता हो जाएगी, जोखिमपूर्ण व्यवहार हो जाएगा, अनावश्यक पहल, शरीर में समन्वय की कमी हो जाएगी, है ना, निर्णय लेने की क्षमता खो देता है अल्कोहल ज्यादा पीने से, बैलेंस बिगड़ जाएगा उसका, ठीक है, उसके सामाजिक जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक रूप से उसको श्वसन में दिक्कत हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ये सारी चीजें हमको लिखनी है, तो व्यवहारगत भी लिख सकते हैं, शारीरिक, और ये 2 पार्ट भी कर सकते हैं आप, है ना। बाकी क्लास वाला जो हमने पॉइंट वाइज बना के लिखा है वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ समझाने की जरूरत है। तात्कालीन का मतलब क्या होता है, जो देखने को मिलते हैं कि अल्कोहल पी और उसके बाद हमें जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो, और दुर्गामी जो हमें शरीर पे धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, लिवर सिरोसिस हो जाता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा इसको टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि आप लिख लेंगे इसको। तो ये जो थे हमारे कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। तो इसके साथ ही हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं चैप्टर नंबर 8 के। आई होप आपकी तैयारी मजेदार चल रही होगी और इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, ध्यान दें इन पे। ये आए हुए क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ, और कुछ अलग भी हैं तो आपको देखना जरूरी है। चले मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।